प्रेशर पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। पेज नंबर एनसीईआरटी में देखो, पेज नंबर 57 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। पेज नंबर 57 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2.9, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.9, ये आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यानी कि पी नॉट गिवन है 23.8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर सल्यूट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो WA 50 ग्राम गिवन है, और सॉल्वेंट को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो WB 850 ग्राम। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। एक तो वाटर का वेपर प्रेशर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, यानी कि पीएस निकालना है। एक तो पीएस आपको निकालना है एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग, तो और रिलेटिव लोअरिंग भी डिटरमाइन करनी है। तो रिलेटिव लोअरिंग का मतलब हो गया हमें यहां पे निकालना है पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट डिटरमाइन करना है। तो अब आप देखो, हम इस सोल्यूशन को डाइल्यूट मान करके चलते हैं। यहाँ पे यूरिया सोल्यूट है, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया जो है वो है 60, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ये लिख सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, relative lowering in vapor pressure is equal to P naught minus PS upon P naught, and this is equal to WAMB upon WBMA, WAMB upon WBMA। तो P naught वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। पहले तो आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही निकालना है, पहले यही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो WA गिवन है 50 ग्राम, MB वाटर है सॉल्वेंट, तो मॉलिक्यूलर मास 18 अपॉन WB 850 इंटू MA 60। तो ये आ गया 3/170। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया 3/170। बाकी आप इसको फर्दर सॉल्व करके जरा देखो कितना आता है ये 0.0176, ठीक है। 0.0176 ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था। अभी हमें पीएस भी निकालना है। तो आप देखो 3/170 इज इक्वल टू 23.8
माइनस पी एस अपॉन 23.8। तो सॉल्व करके यहां से निकल जाएगा पी एस। क्या कुछ ऑडियो और वीडियो में कुछ लैग है क्या? यस सर। यस। भाई ये अलग अलग रिस्पांस क्यों आ रहा है? सर अब नॉर्मल है, पहले हो रहा था लैग। और जो पहले था? यस सर। तो यहां से हमने पीएस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप यहां से पीएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो पीएस कैलकुलेट करके क्या आ रहा है। 23.38। तो पीएस वैल्यू 23.38 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो 1 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। 1 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट 1 gram of a non-volatile solute was dissolved in 100 gram of acetone. Dissolved in 100 gram of acetone. One gram of a non-volatile solute was dissolved in 100 gram of acetone. मॉलिक्यूलर मास गिवन है एसीटोन का 58, नहीं भी गिवन होता तो निकाल सकते थे। मॉलिक्यूलर मास 58 at 298 Kelvin. At 298 Kelvin. आगे लिखो द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वाज फाउंड टू बी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। 1 gram of a non-volatile solute was dissolved in 100 gram of acetone. 100 gram of acetone, molecular mass 58 at 298 Kelvin. आगे नोट करो द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वाज फाउंड टू बी। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन was found to be 192.5 millimeter of mercury. Vapor pressure of solution was found to be 192.5 millimeter of mercury. Calculate the molecular mass of the solute. Calculate the molecular mass of solute. Calculate the molecular mass of solute. The vapor pressure of pure acetone. The vapor pressure of pure acetone. The vapor pressure of pure acetone at 298 Kelvin. At 298 Kelvin is 195 millimeter of mercury. 195 millimeter of mercury. सॉल्व करो।
45.24 is correct answer. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. P naught minus PS upon P naught is equal to WA MB upon WB MA. P naught है 195, PS है 192.5 upon 195 is equal to WA solute का अमाउंट 1 ग्राम गिवन है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट एसीटोन का मॉलिक्यूलर मास 58 गिवन है. वैसे एसीटोन होता है, पता होना चाहिए आपको, ये एसीटोन. तो 1 इंटू 58 अपॉन WB, तो WB 100 ग्राम एसीटोन का गिवन है, इंटू MA निकालना है आपको. ठीक है, तो अब आप यहां से सॉल्व कर सकते हो. MA इज इक्वल टू 195 इंटू 58 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 100. तो यहां से सॉल्व करके आप MA निकाल सकते हो. ये आता है 45.24. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. लिखो व्हाट वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, what weight of the non-volatile solute, what weight of the non-volatile solute urea, what weight of the non-volatile solute urea, what weight of the non-volatile solute urea needs to be dissolved in 100 gram of water, in 100 gram of water. What weight of the non-volatile solute urea needs to be dissolved in 100 gram of water in order to decrease the vapor pressure of water, in order to decrease the vapor pressure of water by 25%, in order to decrease the vapor pressure of water by 25%, what will be the molality, of this solution? What will be molality of this solution? आपको solution की molality भी निकालनी है.
बहुत वैरायटी आ रही भाई आंसर में। आर्यन ने बोला है 111.1 ग्राम, तो 111.1 ग्राम करेक्ट आंसर है। तो आर्यन कैसे सॉल्व किया बेटा बताओगे? सर वाटर का कोई प्रेशर मान लेते हैं 100, तो यूरिया का 25% डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो रोल्स लो लगा देंगे सर। राउल्स लॉ कौन सा फॉर्म लगाया? सर जो डब्ल्यू कौन मोलिकुलर मास होता नहीं, तुमने कौन सा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वाला कंसेप्ट यूज किया? है। यस सर। हाँ, उससे आ रहा है 111.1। यस सर। वो रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। अब मालूम है क्यों नहीं होल्ड करेगा? यहाँ पे रिलेटिव लो जो परसेंटेज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है ना, ये बहुत ज्यादा है। 25% डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है, तो 25% डिक्रीज इन वेपर प्रेशर अगर है तो इसका मतलब है कि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट सोल्यूट का ऐड करना पड़ेगा। और अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट सोल्यूट का ऐड कर रहे हैं तो सोल्यूशन को हम डाइल्यूट सोल्यूशन नहीं बोल सकते, समझ में आया कि नहीं? तो फिर वो अप्रोक्सीमेशन के साथ जो रिजल्ट आप यूज करते हो ना, वो अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट सही नहीं होगा। अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट फिर वहां पे सही नहीं होगा। यस सर। 18.52 मोलल, 18.52 मोलल, चलो ये तो ठीक है, 18.52 मोलल होना चाहिए, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट सही अप्लाई करो। तो अब आपको ये रिजल्ट यहां पे यूज करना चाहिए, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। बेटा किसका माइक अनम्यूट है? माइक म्यूट करो। P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू ये आता है Na/Nb, तो आप इसको WaMb अपॉन WbMa ये लिख सकते हो, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन हमने यूज नहीं किया, ठीक है। और इसी को आप MMb अपॉन 1000 भी लिख सकते हो, आपको मोलालिटी भी निकालनी है क्वेश्चन में। तो पहले ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, उससे अमाउंट मिलेगा, और ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, मोलालिटी मिलेगा, ठीक है। दोनों रिजल्ट को 1 by 1 यूज करते हैं। तो यहां पे ये बोल रहे हैं कि 25% डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है, तो अगर वेपर प्रेशर आप प्योर सॉल्वेंट पी नॉट है, तो वेपर प्रेशर आप सोल्यूशन जो है वो 0.75 पी नॉट होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो PS 0.75 पी नॉट इज इक्वल टू WA निकालना है, MB, यहाँ पे कंपोनेंट B जो है वो सॉल्वेंट है, कंपोनेंट B सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे बात हो रही है वाटर एक्वा सोल्यूशन की, तो 18 अपॉन WB 100 ग्राम गिवन, MA यूरिया 60 उसका मॉलिक्यूलर मास है। तो अब अगर आप देखो तो ये 0.25 पी नॉट अपॉन 0.75 पी नॉट 1/3 आ गया, 1/3 इज इक्वल टू WA इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 60। तो यहां से WA कैलकुलेट करेंगे, WA आ जाएगा 100 इंटू 60 अपॉन 3 इंटू 18।
3 into 80. ये 1000/9 आ गया, 1000/9 यानी कि 111.11 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, WA। अब देखो हमें निकालना है यहाँ पे मोलालिटी। अब मोलालिटी निकालना है तो फिर हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। वन बाई थ्री यानी कि P नॉट माइनस PS अपॉन PS, 1/3 इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। तो मोलालिटी यहां से आ जाएगी 1000/54, 1000/54 मोल पर केजी। ये आ जाएगा 18.52 मोल पर केजी। ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन लिखो। A current of dry air, a current of dry air, a current of dry air was bubbled. A current of dry air was bubbled a current of dry air was bubbled through a bulb, was bubbled through a bulb. A current of dry air was bubbled through a bulb containing 26.6 gram 26.6 gram of an organic substance. 26.6 gram of an organic substance in 200 gram of water. In 200 gram of water. 26.6 gram of an organic substance in 200 gram of water. And then through a bulb, at the same temperature, containing pure water, and then through a bulb at the same temperature containing pure water, and finally through a tube, containing molten calcium chloride, and finally through a tube containing molten calcium chloride, and finally through a tube containing molten calcium chloride. आगे लिखो, the loss in mass of water bulb, the loss in mass of water bulb, the loss in mass of water bulb is 0.087 gram, 0.087 gram, and gain in mass of calcium chloride tube,
and gain in mass of calcium chloride tube is 2.036 gram. Is 2.036 gram. 2.036 gram. Calculate the molecular weight. Calculate the molecular weight of organic substance. Calculate the molecular weight of organic substance present in the solution. Present in the solution. Calculate the molecular weight of the organic substance present in the solution. ये उसी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस पे बेस्ड है जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, और ये क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम में आया हुआ है। तो कुछ लोग 53.77 निकाल रहे हैं और कुछ लोग 56.0206 निकाल रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों ने एग्जैक्ट मेथड यूज कर लिया? नमन, यस सर। कौन सा मेथड यूज किया? सर अप्रोक्सीमेशन वाला। हाँ, अप्रोक्सीमेशन वाला कर लिया सर। अप्रोक्सीमेशन वाला यूज किया, मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। यस सर। सर मतलब वो जो लॉस इन वेट दिया हुआ था और गेन इन दिया था उससे रिलेटिव ओरिजिन निकाल ली और उसको वेट W into MB by WB into MA के इक्वल रख दिया, उससे सॉल्व कर लिया। यस सर। ये तुम्हारा आंसर 56.02 आ रहा है। और ये दिशांत, तुमने कैसे सॉल्व किया है? सर मैंने सर जो आपने बताया था पी नोट माइनस पी एस बाई पी एस, वो एन ए बाई एन ए प्लस एन बी था, तो उसको डब्ल्यू ए बाई एम ए लेके उससे करा सर। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस या पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट? सर पी नोट माइनस पी एस बाई पी एस।
तो उसको तुम Na अपॉन Na प्लस NB कैसे लिख सकते हो? वो तो आता ही है Na बाई NB। उसका डेरिवेशन देखो ना, P नॉट माइनस PS अपॉन PS, तो Na बाई NB ही आता है। सर P नीचे बाय P नॉट माइनस PS बाय P नॉट। आपको यूज करना चाहिए यहाँ पे P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, Yes, sir. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला जो फॉर्मूला है, ये यूज करना। सर वही किया था। हाँ बस ठीक है, तो वही किया था, तो फिर 56 आ रहा है यस सर। कैलकुलेटर से। यस P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू WA MB अपॉन WB MA। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉस इन मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट अपॉन गेन इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब। लॉस इन मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट अपॉन गेन इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब। तो अब यहां पे आप देखो, क्वेश्चन में गिवन है 26.6 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो WA 26.6, MB 18 अपॉन WB 200, MA आपको निकालना है, इज इक्वल टू लॉस इन मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट 0.087 अपॉन गेन इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब 2.036। तो यहां से सॉल्व करके आपको MA वैल्यू निकालनी है। आ गया समझ में? यस सर। तो अब नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नहीं क्या बोल रहा हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि ये ऑस्मोटिक टर्म कहां से आया। तो ऑस्मोटिक टर्म जो है ये आया फ्रॉम ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोटिक टर्म कहां से आया? ऑस्मोसिस से आया। और ऑस्मोसिस वर्ड जो है वो आया फ्रॉम ऑस्मोस। ऑस्मोस से आया, ऑस्मोसिस। ऑस्मोस का मतलब होता है टू पुश। ठीक है, ऑस्मोस का मतलब क्या होता है? टू पुश, धक्का देना। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहां पे बोलते हैं कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के टूवर्ड्स, ठीक है, उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट का फ्लो होता है एक साइड से दूसरे साइड को।
ठीक है, सॉल्वेंट का फ्लो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। तो मतलब एक तरीके से सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट उसको पुश करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पुश करता है और उसके थ्रू वो पास कर जाता है। तो इस तरीके से ये ऑस्मोस से ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस से ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म को डिफाइन किया गया। तो सबसे पहले बात आती है ऑस्मोसिस है क्या, तो आप नोट करो, लिखो, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, the spontaneous flow of solvent, the spontaneous flow of solvent through a semi-permeable membrane, through a semi-permeable membrane, through a semi-permeable membrane from dilute to a concentrated solution, from dilute to a concentrated solution, from dilute to a concentrated solution, or from pure solvent, or from pure solvent, or from pure solvent to a solution, or from pure solvent to a solution, or from pure solvent to a solution is called osmosis, is called osmosis, is called osmosis. आगे लिखो, द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस, द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस, द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस was first observed by, the phenomena of osmosis was first observed by, the phenomena of osmosis was first observed by Ebb Nolet, Ebb Nolet। इन्होंने ऑस्मोसिस फिनोमेना को सबसे पहले ऑब्जर्व किया, ठीक है। एब नोलेट ने ऑस्मोसिस फिनोमेना को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। एब नोलेट ने यह ऑब्जर्व किया कि अगर हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को कंसीडर करें, मतलब आप बोल सकते हैं एक पोरस पार्टीशन है, उस पोरस पार्टीशन के एक साइड में प्योर सॉल्वेंट है और दूसरे साइड में सोल्यूशन है, या उस पोरस पार्टीशन के एक साइड में डाइल्यूट सोल्यूशन है और दूसरे साइड में कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही ये दोनों सोल्यूशन उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कांटेक्ट में आते हैं, क्या होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ या प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ या डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो अपने आप से होने लगता है और इसी फिनोमिना को ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या है, ये आपको समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब देखो, अब इसी के बेसिस पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म को डिफाइन करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, आप उसकी डिफिनीशन लिखो। ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनीशन लिखो। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम दो डिफिनीशन कंसीडर करते हैं और ये जो दो डिफिनीशन हम ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कंसीडर करते हैं, ये डिफिनीशन दो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पे बेस्ड हैं जिनके बेसिस पे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो दो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को हम कंसीडर करते हैं मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर के मेजरमेंट के लिए, और उन्हीं एक्सपेरिमेंटल मेथड के बेसिस पे ऑस्मोटिक प्रेशर की हम दो अलग अलग डिफिनीशन को देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट डिफिनीशन आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद उस एक्सपेरिमेंटल मेथड पे भी आएंगे।
तो आप नोट करो, लिखो द एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप्ड, द एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप्ड, द एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप्ड on more concentrated solution side, the extra pressure developed on more concentrated solution side, the extra pressure developed on more concentrated solution side as a result of flow of solvent, as a result of flow of solvent, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, द एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप्ड ऑन मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड as a result of flow of solvent, as a result of flow of solvent is called osmotic pressure, is called osmotic pressure, is called osmotic pressure. आगे लिखो, it is represented by पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ठीक है, तो अब देखो एक बार हम इस डिफिनीशन का, ये डिफिनीशन जिस एक्सपेरिमेंटल मेथड पे बेस्ड है, उस एक्सपेरिमेंटल मेथड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट बताना चाहता हूं। जैसे हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं टर्म ऑस्मोसिस को, और इसी तरीके से हम एक और टर्म को डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप नोट करो, कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन osmosis and diffusion। ठीक है, तो आप एक टेबल बना लो, एक साइड में आप लिखो ऑस्मोसिस और दूसरे साइड में आप लिखो डिफ्यूजन। एक साइड में ऑस्मोसिस, दूसरे साइड में डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑस्मोसिस में फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो फॉर ऑस्मोसिस presence of semi-permeable membrane, for osmosis presence of semi-permeable membrane, for osmosis presence of semi-permeable membrane is must, for osmosis presence of semi-permeable membrane is must। तो अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा तभी ऑस्मोसिस ऑब्जर्व होगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर नहीं प्रेजेंट है तो वहां पे ऑस्मोसिस नहीं होगी। डिफ्यूजन में लिखो, फॉर डिफ्यूजन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, फॉर डिफ्यूजन semi-permeable membrane is not required। तो डिफ्यूजन के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होता, ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस मस्ट है, जरूर होनी चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अदरवाइज ऑस्मोसिस नहीं ऑब्जर्व। सेकंड पॉइंट लिखो, ऑस्मोसिस
is unidirectional flow. Osmosis is unidirectional flow. या इसको थोड़ा सा ये स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा. Net flow in osmosis is unidirectional. Net flow in osmosis is unidirectional. Net flow in osmosis is unidirectional. तो जो नेट फ्लो होता है ऑस्मोसिस में वो एक ही डायरेक्शन में होता है. ठीक है. डिफ्यूजन में लिखो, डिफ्यूजन इज मल्टी डायरेक्शनल फ्लो. डिफ्यूजन इज मल्टी डायरेक्शनल फ्लो. अब जैसे देख रहे हो कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है, किधर से किधर हो रहा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, या प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ. अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन में ऐसा यूनिडायरेक्शनल फ्लो नहीं होता. डिफ्यूजन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. डिफ्यूजन इज मल्टी डायरेक्शनल फ्लो. तो ये डिफरेंस हो गया ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में, सेकंड डिफरेंस. अब आप तीसरा पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो. इन osmosis only the flow of solvent. In osmosis only the flow of solvent. In osmosis only the flow of solvent occurs. In osmosis only the flow of solvent occurs. डिफ्यूजन में लिखो, in diffusion both solute and solvent. In diffusion both solute and solvent can flow. In diffusion both solute and solvent can flow. तो डिफ्यूजन में सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फ्लो हो सकता है. ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट का फ्लो होता है, सल्यूट मूव नहीं करता. फोर्थ पॉइंट लिखो, osmosis occurs due to vapor pressure difference. Osmosis occurs due to vapor pressure difference. Osmosis occurs due to vapor pressure difference. डिफ्यूजन में लिखो, डिफ्यूजन occurs due to concentration difference. Diffusion occurs due to concentration difference. तो ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है वो सॉल्वेंट का फ्लो वेपर प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, जबकि डिफ्यूजन में जो सल्यूट और सॉल्वेंट का फ्लो होता है वो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है. तो ये कंपैरेटिव स्टडी क्लियर हो गई बेटा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में. ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में जो कंपैरेटिव स्टडी है वो क्लियर हो गई. यस सर. ठीक है. अब देखो बात आती है कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को यूज करते हैं. तो आप नोट करो, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. एक्सपेरिमेंटल मेथड्स for measurement of osmotic pressure.
तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम 3 मेथड्स को यूज करते हैं, लिख लो। देखो फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, for measurement of osmotic pressure, for measurement of osmotic pressure, following three methods are taken into consideration. Following three methods are taken into consideration. Number one, Morse and Fraser method. Morse and Fraser method. दूसरा मेथड जो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, नंबर 2, बर्कले एंड हार्टले मेथड. बर्कले एंड हार्टले मेथड. और तीसरा मेथड जो हम इसके लिए यूज करते हैं वो है टाउनसेंड्स कोरस डिस्क मेथड. तो ये 3 मेथड कंसीडर किए जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए. ठीक है, तो इसमें आप फर्स्ट मेथड को नोट करो, मॉर्स एंड फ्रेजर मेथड. मॉर्स एंड फ्रेजर मेथड. मॉर्स एंड फ्रेजर मेथड. इसी मेथड पे बेस्ड है ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनीशन जो मैंने आपको अभी लिखवाया हुआ. मैं सीधे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर पे आ रहा हूं. ये है यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. इधर ये कैपिलरी ट्यूब्स लगी हुई हैं.
इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हम इस पूरे कंटेनर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसकी हमने इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमने इसकी पार्टीशनिंग कर दी। अब देखो, इसके एक साइड में डाइल्यूट सॉल्यूशन है और दूसरे साइड में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो एक साइड में हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन को फिल किया है, तो एक साइड में यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन फिल्ड है और दूसरे साइड में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम कंसीडर कर रहे हैं। मान लो इसका कंसंट्रेशन है C1, तो यहाँ पे जो C2 है वो ग्रेटर देन C1, C2 इज ग्रेटर देन C1। अब देखो क्या होगा, दोनों साइड में कैपिलरी ट्यूब्स लगी हुई हैं। इन कैपिलरी ट्यूब्स में लिक्विड लेवल जो है वो राइज करेगा। कैपिलरी एक्शन जो सरफेस टेंशन की वजह से ऑब्जर्व होता है लिक्विड स्टेट में, आपने देखा हुआ, तो उसकी वजह से यहाँ पे लिक्विड लेवल राइज करेगा। अब मान लो इनिशियल लेवल जो है लिक्विड का ये है, ये इनिशियल लेवल है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कांटेक्ट में आएंगे, तो क्योंकि यहां पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, यहां पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इधर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कम होगा, यहां पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। भाई सॉल्वेंट तो दोनों साइड में सेम है, ठीक है, दोनों साइड में हम सेम सॉल्वेंट कंसीडर कर रहे हैं। यहां पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इधर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कम होगा। इधर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होने की वजह से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इस वजह से क्या होगा कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अगर मान लो उसका वेपर प्रेशर जो है वो P1 है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P2 है, तो आप यहां पे अगर कंपेयर करोगे तो P2 इज लेस देन P1, ये ऑब्जर्व होगा। P2 is less than P1. P2 is less than P1, ये ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर P2 वैल्यू P1 से कम है, तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो ऑस्मोसिस होती है वो वेपर प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है। तो जिधर वेपर प्रेशर ज्यादा है वहां से सॉल्वेंट फ्लो करेगा दूसरी तरफ जहां पे वेपर प्रेशर कम है, तो हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का फ्लो होगा। तो यहां पे आप देख रहे हो कि P1 वैल्यू ग्रेटर है इन कंपेयर टू P2, तो इसलिए सॉल्वेंट का फ्लो होगा इस तरीके से, इस तरीके से सॉल्वेंट का फ्लो होगा। और इस फ्लो की वजह से, इस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट की वजह से क्या होगा, यहां पे जो लिक्विड लेवल है इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर, जो लिक्विड लेवल है वो नीचे आना शुरू कर देता है, और इधर जो लिक्विड लेवल है वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है, इस साइड में लिक्विड लेवल नीचे आने लगता है, इधर लिक्विड लेवल ऊपर जाने लगता है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, फाइनली इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, और जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो एज्यूम करते हैं कि इक्विलिब्रियम आने पे लिक्विड लेवल इधर आ गया है इस पॉइंट पे, और इसमें लिक्विड लेवल मान लो यहां चला गया, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड लेवल जो है वो नीचे आया और इधर लिक्विड लेवल ऊपर गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, बोल रहा है कि जो इधर जो फाइनल लेवल है लिक्विड का और इधर जो फाइनल लेवल है लिक्विड का, उनके बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो हाइट डिफरेंस को मेजर करते हैं। लेकिन ये तब होगा जब ऑस्मोसिस रुकेगा। ऑस्मोसिस रुकने पे ऐसा हम करेंगे, जब तक ऑस्मोसिस फिनोमेना चल रहा है तब तक आप हाइट डिफरेंस को अगर मेजर करके उसके बेसिस पे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालोगे तो गलत वैल्यू। ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू तभी सही होगी जब ऑस्मोसिस फिनोमेना रुक जाएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस फिनोमेना रुकने पे क्या होगा, इधर लिक्विड लेवल स्टेडी हो जाएगा, यहां भी लिक्विड लेवल स्टेडी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, तो अब ये जो हाइट डिफरेंस आपको दिख रहा है दोनों साइड में, जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें लिक्विड लेवल में जो हाइट डिफरेंस दिख रहा है, इस हाइट डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। तो वही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। तो पाई इज इक्वल टू रो जी एच, पाई इज इक्वल टू रो जी एच, यहां से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। तो ये है मॉर्स एंड फ्रेजर मेथड का एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। तो आपको ये एक्सपेरिमेंटल डिटेल क्लियर हो गया? एक्सक्यूज मी सर, सर ये प्रेशर वाला बता दो एक बार दोबारा। प्रेशर वाला क्या सर, ये P2 लेस देन P1 कैसे हुआ? अरे भाई, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। यस सर। तो ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे तो ज्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। यस सर। तो यहाँ पे ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था उसमें ज्यादा डिक्रीज हुआ है, और यहाँ पे कम सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कम डिक्रीज हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ पे फाइनल वेपर प्रेशर वैल्यू हाई होगी, यहाँ पे वेपर प्रेशर वैल्यू लो होगी। ओके। अब देखो बात आती है मॉर्स एंड फ्रेजर मेथड की क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। तो लिख लो limitations of Morse and Fraser method. Limitations of Morse and Fraser method. First point लिखो, this method is time consuming. This method is time consuming because time required to achieve osmotic equilibrium, because time required to achieve osmotic equilibrium is very high, because time required to achieve osmotic equilibrium is high. बहुत टाइम लगता है ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश होने में, और जब तक ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा तब तक अगर आप दोनों साइड का जो लिक्विड लेवल है कैपिलरी ट्यूब में उसका हाइट डिफरेंस को अगर आप कंसीडर करके प्रेशर निकालोगे तो वो वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होगी, या जो एक्चुअल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसके साथ अगर आप इस वैल्यू को कंपेयर करोगे तो काफी ज्यादा एरर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम आने तक का वेट करना होता है, और ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को अचीव होने में काफी टाइम लगता है, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। दूसरी लिमिटेशन लिखो,
detection of osmotic equilibrium. Detection of osmotic equilibrium is difficult. Detection of osmotic equilibrium is difficult. Detection of osmotic equilibrium is difficult. So, error in measurement of osmotic pressure. So, error in measurement of osmotic pressure. So, error in measurement of osmotic pressure is high. So, error in measurement of osmotic pressure is high. तो देखो क्या होगा, इनिशियली तो यहाँ पे जो ऑस्मोसिस होगा पहले बहुत फास्ट हो रहा होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है. जितना ज्यादा वेपर प्रेशर डिफरेंस होगा उतना फास्ट होगा रेट ऑफ ऑस्मोसिस. तो इनिशियली रेट ऑफ ऑस्मोसिस फास्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे सॉल्वेंट इधर से इधर जाएगा, इस साइड में कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा और इस साइड में कंसंट्रेशन कम होने लगेगा. आप जरा कॉन्सेप्ट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. सॉल्वेंट जो है वो इस साइड से इधर जा रहा है, तो यहां पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, जबकि यहां पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. इसलिए क्या होगा, दोनों साइड में जो वेपर प्रेशर डिफरेंस होगा वो वेपर प्रेशर डिफरेंस कम होता जाएगा. तो वेपर प्रेशर डिफरेंस कम होने से रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिक्रीज करती जाएगी. तो पहले ऑस्मोसिस बहुत फास्ट रेट से होती है, फिर धीरे धीरे करके ऑस्मोसिस रेट जो है वो कम होती जाती है. तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली लिक्विड लेवल यहाँ पे 23 से नीचे आएगा और इधर 23 से ऊपर जाएगा, लेकिन फिर आगे चल करके क्या होगा, फिर लिक्विड लेवल के हाइट में जो चेंज होगा वो बहुत स्लो होने लगेगा. ठीक है, यानी कि उसके बाद जो ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का जो प्रोसेस है ना, उसमें काफी पेशेंस रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, आपको आराम से बैठ करके सिचुएशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. अगर आपने एनालिसिस में थोड़ा भी गड़बड़ की तो पता चला कि आप तो ये मान करके बैठ गए कि ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम आ गया, बट एक्चुअल में ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम आया ही नहीं, और आपने हाइट मेजर करके बता दिया कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर है. तो इसलिए ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम के मेजरमेंट में, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम के डिटेक्शन में अक्सर गड़बड़ होती है, और इस वजह से इस मेथड के थ्रू जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं तो उसमें एरर भी ज्यादा होता है. तो ये लिमिटेशन समझ में आई बेटा, सेकंड लिमिटेशन. यस सर. ठीक है, तो मॉर्स एंड फ्रेजर मेथड की दो लिमिटेशन है, इसलिए हम यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए सेकंड मेथड, जिसको हम बोलते हैं बर्कले एंड हार्टले मेथड. बर्कले एंड हार्टले मेथड. तो मैं इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूं. इधर एक कैपिलरी ट्यूब प्रेजेंट है, दूसरे साइड में हम एक पिस्टन पंप लगाते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने एक पिस्टन पंप लगाया हुआ. यहां प्रेजेंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन.
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। और हमारे पास यहाँ पे एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा रखा है, जिससे हमें पता है कि हम कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कितना प्रेशर हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा रखा है। अब देखो, इस साइड में डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और दूसरे साइड में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड मान लो इसका C1 है, और इधर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को कंसीडर कर रहे हैं। तो आप पूरा डायग्राम को अगर आप देखो तो सिर्फ आपको एक डिफरेंस दिखेगा, वो ये है कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में हमने एक पिस्टन पंप लगा रखा है, कैपिलरी ट्यूब नहीं है। तो आप देखो क्या होगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू यहाँ पे लिक्विड लेवल राइज करता है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू लिक्विड लेवल राइज करता है, और ये है इनिशियल लेवल। अब देखो क्या होगा, जैसे ही ये दोनों सॉल्यूशन ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये कांटेक्ट में आते हैं, क्या होगा, ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी, सॉल्वेंट का फ्लो होने लगेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इधर जो लिक्विड लेवल है वो नीचे आना स्टार्ट कर देता है, लिक्विड लेवल नीचे आना स्टार्ट कर देता है। तो लिक्विड लेवल का नीचे आना ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑस्मोसिस हो रही है। अब हम यहाँ पे ऑस्मोसिस होने नहीं देते, बल्कि हम उल्टा काम करते हैं, हम यहाँ पे ऑस्मोसिस को रोकते हैं। ठीक है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, ऑस्मोसिस को रोकते हैं। अब ऑस्मोसिस क्यों हो रही है, ऑस्मोसिस इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों साइड के वेपर प्रेशर में डिफरेंस है, दोनों साइड में वेपर प्रेशर में डिफरेंस है। ठीक है, तो उस वेपर प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑस्मोसिस हो रही है। तो हम उस वेपर प्रेशर डिफरेंस को खत्म करना चाहते हैं। तो वेपर प्रेशर डिफरेंस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम पिस्टन को यहां पे कंप्रेस करेंगे, पिस्टन को कंप्रेस करेंगे। और अगर हम पिस्टन को कंप्रेस करेंगे तो इधर प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर अगर बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर ऑस्मोसिस, पहले ऑस्मोसिस रेट स्लो होगा, और फिर उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो जब आप इधर से पिस्टन को कंप्रेस करना शुरू करोगे तो ये सॉल्वेंट का फ्लो जो इस साइड से इस साइड हो रहा था, वो फ्लो पहले रुकेगा, फिर उल्टा सॉल्वेंट का फ्लो होने लगेगा। इनफैक्ट यहाँ पे रिवर्स फ्लो ऑफ सॉल्वेंट भी देखने को मिलता है, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, आपने आरओ सिस्टम, जो आरओ सिस्टम होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें सॉल्वेंट का उल्टा फ्लो होता है। उसमें क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जब हम इस पिस्टन को कंप्रेस करते हैं तो पिस्टन को कंप्रेस करने पे सॉल्वेंट का रिवर्स फ्लो शुरू होता है, और उसकी वजह से ये लिक्विड लेवल ऊपर की तरफ जाने लगता है। हमें उतना प्रेशर यहां पे अप्लाई करना है
जिस प्रेशर को अप्लाई करने पे ये लिक्विड लेवल ओरिजिनल लेवल पे वापस आ जाए। इस लिक्विड लेवल को ओरिजिनल लेवल पे वापस लाने के लिए हम जितना प्रेशर पिस्टन पंप की हेल्प से अप्लाई करते हैं, वही एडिशनल प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर, वही एक्सटर्नल प्रेशर जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब बोलो बेटा, ये समझ में आ रहा है मेथड? यस सर। यस सर। अब इसीलिए ये मेथड क्या है, फास्ट मेथड है, क्योंकि हमें ऑस्मोसिस कंप्लीट होने का वेट नहीं करना है, बल्कि हमें ऑस्मोसिस को रोकना है। ऑस्मोसिस को रोकने का मतलब है कि लिक्विड लेवल जहां था कैपिलरी ट्यूब में, आपको लिक्विड लेवल को वापस वही लाना। तो लिक्विड लेवल को वापस वही लाना है और उसको वहीं पे फिक्स रखना है। तो उसके लिए हम इधर से जितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसी एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाएगा। उसी एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाएगा। ठीक है, तो ये सब, ये मेथड जो है फास्ट मेथड है, ये एक्यूरेट मेथड है। तो आप नोट कर लो, लिखो। लिखो, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड। अब इसके बेसिस पे ऑस्मोटिक प्रेशर की दूसरी डिफिनीशन आ रही है, मैं दूसरी डिफिनीशन लिखवा रहा हूं आपको। द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड on more concentrated solution side. The external pressure applied on more concentrated solution side. The external pressure applied on more concentrated solution side. External pressure applied on more concentrated solution side in order to just stop. In order to just stop the phenomena of osmosis. In order to just stop the phenomena of osmosis. In order to just stop the phenomena of osmosis. In order to just stop the phenomena of osmosis is called osmotic pressure. Is called osmotic pressure. Is called osmotic pressure. ठीक है, तो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में जितना एक्सटर्नल प्रेशर हम पिस्टन पंप की हेल्प से अप्लाई करते हैं, ऑस्मोसिस फिनोमेना को जस्ट रोकने के लिए, ऑस्मोसिस फिनोमेना को जस्ट रोकने के लिए वही एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर वहां पे अप्लाई कर देंगे, तब क्या होगा? तब रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगी। तो इस बात को नोट कर लो, लिखो, इफ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड, if external pressure applied on more concentrated solution side, if external pressure applied on more concentrated solution side is greater than osmotic pressure, if external pressure applied on more concentrated solution side is greater than osmotic pressure, then the flow of solvent occurs. Then the flow of solvent occurs. From concentrated solution to dilute solution. From concentrated solution to dilute solution. From concentrated solution to dilute solution. देखो, this phenomena is called reverse osmosis. This phenomena is called reverse osmosis.
This phenomena is called reverse osmosis. ठीक है, तो ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर की दूसरी डिफिनीशन हो गई और उसी से रिलेटेड एक फैक्ट मैंने और बता दिया आपको। अब बात आती है बर्कले एंड हार्टले मेथड का क्या एडवांटेज है, तो आप इसका एडवांटेज लिख लो। एडवांटेज ऑफ बर्कले एंड हार्टले मेथड, एडवांटेज ऑफ बर्कले एंड हार्टले मेथड, इसमें लिखो दिस मेथड इज फास्ट एंड एक्यूरेट। This method is fast and accurate. This method is fast and accurate. जहां पे मॉर्स एंड फ्रेजर मेथड के थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने में कई बार कई घंटे लग जाते हैं, 5 आवर्स 6 आवर्स तक लग जाता है ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को अचीव होने में। और बिना ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को अचीव हुए आप हाइट डिफरेंस के बेसिस पे अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिटरमाइन करोगे तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होगा। तो एक तो ज्यादा टाइम भी लगाया आपने और ऊपर से सही वैल्यू भी नहीं मिली। ठीक है, बोलते ना देर आए दुरुस्त आए, तो यहाँ पे देर तो आए, देर से आए लेकिन दुरुस्त भी नहीं आए, तो इसलिए पहला मेथड तो एकदम ठीक नहीं है। दूसरा मेथड जो है वो ये फास्ट मेथड है क्योंकि कुछ मिनट्स लगते हैं इस मेथड को परफॉर्म करने में। ठीक है, तो फास्ट मेथड है, एक्यूरेट मेथड है। और अगर हम इस मेथड की लिमिटेशन को कंसीडर करें तो वो लिमिटेशन यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज किया जाता है, उसकी वजह से राइज होती है। ये मेथड सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, आप इस बात को नोट कर लो। लिमिटेशन में लिखो दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर एक्वस सॉल्यूशन। This method is used only for aqueous solution because here copper ferrocyanide, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। because here copper ferrocyanide membrane is used, which is best artificial membrane for aqueous solution। तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए सबसे अच्छी आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन, जिसको यहाँ पे यूज करते हैं, जो कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन इज नॉट सुटेबल फॉर नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए बर्कले एंड हार्टले मेथड को यूज नहीं किया जा सकता। और फिर इसी में एक मॉडिफिकेशन करते तो हमें तीसरा मेथड मिल जाता है, और वो है टाउनसेंड्स पोरस डिस्क मेथड। तो बस आप फटाक से एक लाइन लिखनी है, उसमें लिख लो नंबर 3, टाउनसेंड्स पोरस डिस्क मेथड। टाउनसेंड्स पोरस डिस्क मेथड, Townsend's porous disk method। लिखो in this method a porous disk is used instead of copper ferrocyanide membrane। A porous disc is used instead of copper ferrocyanide membrane, which is suitable for all kind of solvent, which is suitable for all kind of solvent,
विच इज सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब है कि इस मेथड में बर्कले एंड हार्टले मेथड का एडवांटेज है, मतलब ये फास्ट मेथड है, एक्यूरेट मेथड है, और बर्कले एंड हार्टले मेथड की जो लिमिटेशन थी वो लिमिटेशन भी यहाँ पे रिमूव हो जाती है। तो ये हर टाइप के सोल्यूशन के लिए सुटेबल है, ये मेथड फास्ट है, ये मेथड एक्यूरेट है। इसका मतलब है कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए सबसे अच्छा मेथड टाउनसेंड्स पोरस डिस्क मेथड है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डिटेल क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैसे वर्क करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वर्किंग क्या है, और फिर उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स को मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। ठीक है, तो अब इसको कल की क्लास में देखेंगे। ओके।